बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। जी हां, मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावी रण से पहले कल से विधानसभा का आखिरी सत्र शुरू हो रहा है। जाहिर सी बात है कि लोगों के बीच चुनावी जंग से पहले इस बार आखिरी सत्र में बीजेपी कांग्रेस में सेमीफाइनल होगा। कांग्रेस जहां बीजेपी सरकार को युवा, महिला और दलित आदिवासी अत्याचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगी, तो वहीं बीजेपी अपने लोक हितैषी योजनाओं के बूते कांग्रेस को काउंटर करने की बात कह रही है। यानी सड़क पर रण हो उससे पहले सदन में रण होगा। इसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इससे पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव में कौन किस मनोबल के साथ, किस मनोस्थिति के साथ और किस तैयारी के साथ उतर रहा है। इस वक्त सरकार के लिए थोड़ी कठिन परिस्थिति है, क्योंकि आदिवासी अत्याचार को लेकर के कांग्रेस उन्हें घेर रही है, लेकिन उसके पास बहुत सारा काम गिनाने को भी है। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि विधानसभा के अंदर कौन पड़ेगा किस पर भारी। इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। तो विधानसभा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। वो महंगाई से लेकर महिलाओं, युवाओं, दलित, आदिवासी अत्याचार, कानून व्यवस्था, तमाम मुद्दे लेकर के सदन में जाएगी। और उधर बीजेपी ने क्या काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई है, ये बता रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के दो दिग्गज नेता। महिलाएं अत्याचार से परेशान है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, अनुसूचित जाति जनजातियों पे जो हमले हो रहे हैं उससे पूरा हमारा जो मूल निवासी आदिवासी अनुसूचित जाति समाज के लोग उनको अपमानित किया जा रहा है। उनको प्रदेश से ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा, ताकि वो प्रदेश खाली करके भाग जाएं और उनकी जमीनों पर भाजपा के नेता कब्जा कर लें। लाडली बहना जैसी महत्वाकांक्षी योजना, युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना, ऐसी कई सारी योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास हमने जीता है। और इस विश्वास के दम पर 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए, लेकिन उस पर इनके सदस्यों का ही विश्वास नहीं रहा। इसलिए हम किसी चर्चा से न तो सदन के अंदर घबराते हैं, न सदन के बाहर। हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। और अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सवाल ये रहे, विधानसभा में होगा अंतिम बार बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला, सदन में कौन भारी पड़ेगा? जी हां, कांग्रेस भरेगी कानून व्यवस्था की हुंकार, दलित आदिवासी अत्याचार पर क्या घिरेगी सरकार? कांग्रेस ने तैयारी पूरी की है। चुनाव से पहले सदन में कौन जीतेगा रण? बीजेपी कांग्रेस ने तैयारी की प्रचंड। एमपी विधानसभा में दिखेगी चुनावी रण की झांकी, कांग्रेस के आरोपों को कैसे काउंटर कर पाएगी बीजेपी? यहां जो अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेगा, जाहिर सी बात है उसका फायदा चुनावी रण में उसे जरूर मिलेगा। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए सीधे रुख कर लेता हूं उन मेहमानों का। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट आपकी बात में। और मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता और विधायक आशीष शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया है। आशीष जी, वेलकम टू माय शो। सबसे पहले शैलेंद्र पटेल जी आपके पास आता हूं। सर, मुझे ये बताइए शैलेंद्र जी, देखिए इस वक्त माहौल तो आप मध्य प्रदेश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत, सदन के अंदर क्या तैयारी रहेगी? और क्योंकि संख्या बल कम है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सदन में बीजेपी भारी पड़ जाएगी और जो सड़क पर संग्राम करके आप लोगों ने बढ़त ली थी वहां पर जाकर थोड़ी सी पिछड़ जाएंगे? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सदन से भागे। अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा का रिकॉर्ड उठाएंगे तो जो ये वाला 5 साल का कार्यकाल था, जिसमें लगभग 3.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे कम विधानसभा चली। अगर इनको डर नहीं लगता तो विधानसभा चलाते, लेकिन इनको विधानसभा में और देश के कायदे कानूनों में विश्वास नहीं है। संविधान से किस तरीके से हम आदमी चोरी करके अपना रास्ता चलाए, इसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा विश्वास करती है और इसलिए सदन उन्होंने बहुत कम चलाया। अब इस अनुपूरक बजट का जो आखिरी सत्र आप देखें, आज का दिन भी चला गया, मुश्किल से 4 दिन के लिए उन्होंने सत्र लगाया और उन 4 दिनों के अंदर भी एन प्रकरण जो मुद्दे होते हैं उनको कहीं ना कहीं वो दबाने का प्रयास करते हैं और उनको आने नहीं देते, क्योंकि सदन में जब बातचीत होती है, चर्चाएं होती हैं, तो सरकार की कलाई खुलती है, तो वो चर्चा ही नहीं करते, दाई कलाई खुले। लेकिन जनता समझदार है और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को समझा है। आज मध्य प्रदेश की हम बात देखें तो आज जो भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड तोड़ दिए, अभी यहाँ सावन सोमवार चल रहा है,
उन्होंने भोलेनाथ को नहीं छोड़ा। महाकाल जो लोग बनाया है उसका भ्रष्टाचार आम हो गया पूरे देश में। मध्य प्रदेश का नाम जो है वो कहीं ना कहीं किरकिरा हुआ है कि भगवान के नाम पर जो आज इतना अच्छा काम हो रहा था, कमलनाथ ने शुरुआत की थी, और जब उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, निर्माण हुआ, तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की कलाइयां। आज अपराध बढ़ रहे हैं, आदिवासी जो हमारे भाई हैं, अभी एक सीधी का कांड शर्मसार हुआ पूरा प्रदेश। आज कहीं ना कहीं हम सबको एक आत्मग्लानि हुई कि हम किस प्रदेश में रह रहे हैं जहां पर आज भी एक गरीब व्यक्ति के ऊपर, एक निर्धन व्यक्ति के ऊपर, एक हमारे आदिवासी वनवासी भाई के ऊपर इस तरह का कांड हुआ। ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे भ्रष्टाचार की बात कर लें, चाहे बेरोजगारी की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, इन सब मुद्दों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदन को कम चलाती है। खैर, जितना मौका हमें मिला है, जितना मिलेगा हमारे विधायक दल को, हमारी पार्टी को, उसमें भारतीय जनता पार्टी की वो कलाइयां करने का प्रयास है। ठीक है, आशीष जी आपसे जानना चाहूंगा, जो सड़क पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर, क्या उन्हें काउंटर करने की पूरी तैयारी है? क्योंकि वहां पर तो बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर पूरी जंग छेड़ दी गई है, तरह तरह के ट्वीट हो रहे हैं, कार्टून्स बनाए जा रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं, इसे कैसे काउंटर करेंगे सदन के अंदर? देखिए, चुनाव निकट है, इसलिए कांग्रेस और विपक्ष जितने हल्के स्तर की राजनीति इस मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, करने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार ने इस सकारात्मक भाव के साथ इस मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से उन्नत राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया है। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ से अधिक जनता के कल्याण की योजनाएं हमारी सरकार ने जो बनाई है, उसके कारण मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन और विश्वास का भाव इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, जो मूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिमा जनता के जनमानस में बनी हुई, उसको तोड़ने का बहुत प्रयास विपक्ष ने किया। लेकिन ये अमिट छाप की तरह है। 2018 में कांग्रेस ने जिस तरह का झूठा वचन पत्र गारंटी जनता को दी थी, उस गारंटी को वो 15 महीने में पूरा नहीं कर पाए। इसके कारण उसके विधायक और मंत्री उसका साथ छोड़। इसलिए जनता में ये कांग्रेस सोच ले कि 2018 जैसा वातावरण कांग्रेस का है, मैं नहीं मानता इस तरह का कोई वातावरण कांग्रेस के पक्ष में पूरे प्रदेश में नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनों के प्रति, जो हमारी महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना है, उसकी राशि का दूसरे माह का अंतरण आज महिलाओं के खाते में किया। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की 21 वर्ष की आयु की जो महिला है वो भी अब इस योजना के दायरे में आ जाएगी। 25 तारीख से उनके भी फॉर्म भरने का काम हम कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर था और उनकी घर की महिलाएं इस योजना से वंचित रह गई थी, उनको भी इस योजना का लाभ। कुल मिलाकर समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके कल्याण के लिए शिवराज जी ने काम नहीं किया। और चुनाव भी विकास पर ही होते हैं। हमने विकास किया है, इसलिए विकास के मामलों में किसी भी तरह की चर्चा सदन के अंदर या सदन के बाहर कांग्रेस करे, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। निश्चित ही कुछ घटनाएं जो समाज में हुई हैं, उनकी पीड़ा हम सबके मन में भी है, लेकिन घटनाएं होने के बाद प्रशासन ने और सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की संवेदनशीलता का परिचय दिया है, वो अपने आप में अनुपम है। इसका दूसरा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है सर। आज महिलाओं के, लाडली बहनों के पैर पखारने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जिस आदिवासी भाई के साथ घटना सीधी में हुई थी, उसको इस तरह का प्रेम दिया और पश्चाताप और प्रायश्चित व्यक्त किया। ठीक है। एक मुख्यमंत्री से इस तरह के कदम की कल्पना आज तक कभी समाज ने भी नहीं की है। ठीक। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, ठीक है सर, उसका 2023 के चुनाव में हमको फायदा मिलेगा। ठीक है। विकास के मामले पर हम कांग्रेस से हर तरह की बहस सदन के अंदर भी और बाहर करने को तैयार हैं। ठीक है सर। हमारे साथ केडी शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करता हूं शर्मा जी आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं केडी जी, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है बीजेपी पर, सदन के अंदर भी वही आक्रामक रुख होगा? और कौन से मुद्दे होंगे जो सरकार को थोड़ा मुश्किल में डालेंगे सदन के अंदर? देखिए, विधानसभा, ये 15वीं विधानसभा का अंतिम और 15वां सत्र है। विशेष बात यह है कि इस बार मुद्दे बहुत से अचानक से इकट्ठे हो गए हैं। कोई घटना जो है जाति देख के नहीं होती, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। मगर हो क्या रहा है कि जैसे अगर आदिवासी एक सीरीज चल गई तो इस तरह से लग रहा है कि पूरे प्रदेश में सिर्फ आदिवासी पे अत्याचार हो रहा है। मगर ये वो घटनाएं हैं जो सदन को और से सड़क तक आंदोलित करती हैं लोगों को। और ये विषय जिस तरह से उठाए जा रहे हैं, अब ये अवसर ऐसा है कि चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है उसके पास सदन को भुनाने का, सदन में अपने अवसर यानी क्रिएट करने का भी अवसर ये अंतिम है। तो इसमें वो अधिकतम प्रयास करेंगे
और पूरी आक्रामकता से इस बार सदन में कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। ये बात सही है। मुख्यमंत्री ने भी पूरी तैयारियां करी हैं, सत्ता पक्ष ने भी सारे मंत्रियों को यानी टिफिन पार्टी और अलग अलग अवसरों पे पूरा प्रशिक्षण और तैयारी कराई गई है। और निश्चित रूप से सदन में तो जो बहुमत के आधार पर निर्णय होते हैं, तो ये बात नहीं है। मगर कांग्रेस ये बात सही है कि इस बार ज़्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है और ज़्यादा तत्परता से के साथ वो काम करेगी, क्योंकि उसके लिए भी एक तरह से अंतिम अवसर है सदन के रूप में उनके पास। ठीक है, मैं वापस आता हूं। शैलेंद्र पटेल जी, कौन कौन से बड़े मुख्य मुद्दे लेकर आप जाएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ आप युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, जिन्हें साधने के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, और दलित और आदिवासी अत्याचार को लेकर के जो सीधी का सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है, उसके बारे में कहा गया बीजेपी की तरफ से वो तो 3 साल पुराना कमलनाथ की सरकार के समय का मामला था। तो इस तरह से काउंटर कर लिए गए हैं, जो तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ वो कर रहे हैं। तो आप कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिनमें आपको लगता है कि सरकार अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगी? देखिए, भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में चरम पे है। इन 3-3.5 सालों में कई बार भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए। पहली बार 3 आईएएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। उनकी सरकार में उनके ही अधिकारी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो ये समझिए मजबूरी बस 3 अधिकारियों की थी, नहीं तो ऐसे कई अधिकारी, कई मंत्री इस चीजों में न थे। मैंने जैसा कहा, महाकाल लोकमंच भ्रष्टाचार हुआ है, शर्म की बात है। महाकाल हम सबके आस्था के प्रतीक है। कम से कम भगवान को तो छोड़ देते, तो आज भगवान को तक नहीं छोड़ा इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आज अत्याचार की बात करें, महिलाओं के उत्पीड़न में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, क्राइम में नंबर 1 है। आदिवासी भाइयों के साथ जो गरीब है उसके साथ लगातार घटनाएं हो रही है। आप देखिए, कलेक्टर की बीबी की, उनकी पत्नी की चेन खींच दी जाती है, कहीं ना कहीं चोरी के लिए कटनी में अभी एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है। कोई लगाम नहीं है। और ये जब भी होता है जब कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का आम जन में कहीं वो वातावरण नहीं होता कि अपराधियों पे भय का वातावरण होता, कहीं ना कहीं संरक्षण होता है, जब जाके ये स्थितियां उत्पन्न होती है। महंगाई चरम सीमा पर है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी चरम सीमा पे। अभी आशीष भाई कह रहे थे कि कांग्रेस ने 1.5 साल में ये नहीं करा। आशीष भाई 5 साल सरकार चलती तो जो वादे कमलनाथ जी ने किए थे वो पूरे हुए थे। 300 रुपए की 600 रुपए पेंशन हुई थी, 1000 रुपए करते, क्या आपने 600 के बाद 1 रुपए भी बढ़ाया? किसान कर्ज माफी की बात हुई, 50,000 तक 1 लाख तक के कर्ज माफ हुए। क्या आपने 3.5 साल में उन जो छूटे हुए किसानों का आंसू पहुंच के क्या कर्ज माफ किया? सरकार का फैसला था, मुख्यमंत्री जी ने साइन किए थे। अगली सरकार का भी दायित्व था कि इस योजना को चलाते, लेकिन किसान देशी बनने की जगह आप किसान विरोधी बने। जो उनको लाभ मिलता तो सरकार को गिराकर उस लाभ से वंचित कर दिया। वो किसान आपको माफ नहीं करेंगे आने वाले चुनाव। लाडली बहना की आप बात करते हैं, ये लाडली बहना नहीं है, ये चुनावी बहना है। चुनाव के 6 महीने पहले आप 1000 रुपए देकर कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। 18 साल से आपकी सरकार थी, 19 साल की आपकी सरकार थी, पहले आपको बहना की उस तरीके से याद नहीं आई। आज सीखो कमाओ योजना लेकर आए, आप रोजगार दे नहीं पाए। और सीखो कमाओ योजना में जो कॉमर्स सेक्शन के लोग हैं उनके लिए कुछ है ही नहीं। आप पोर्टल पे जाओ, खुलता नहीं है। और लेकिन एक पब्लिसिटी के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाने के लिए भोपाल में आप लाडली बहना के योजना के पोस्टर मैंने खुद देखे। लाडली बहना के पोस्टर लगाने से क्या होगा? उस लाडली बहना को सुरक्षा तो प्रदान करें, उसके कहीं ना कहीं हित की रक्षा तो करें, उस लाडली बहना को रोजगार तो दें। उस तरफ आपका ध्यान नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी करने के लिए पूरे सरकार ने ये लगातार इस तरीके काम किया। आशीष जी, मैं देख रहा हूं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या पूरी सरकार हो, वो इस वक्त जनता के बीच में जो अच्छी योजनाएं हैं उनको ले जाकर के उन्हें पब्लिक फोरम पर बताने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। बहुत मेहनत सीएम शिवराज खुद कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, बहनों के से संवाद कर रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं और अपनी सरकार की अच्छी योजनाओं को गिना रहे हैं। विधानसभा के इस सत्र को कैसे आप यूटिलाइज करेंगे जिनसे जो सरकार की अच्छी योजनाएं हैं वो आगे जा सके? और क्या आपको लग रहा है कि ये जो योजनाएं लास्ट वक्त में शुरू की गई हैं, खासतौर से जो ट्रम्प कार्ड मानी जा रही हैं, चाहे सीखो कमाओ हो, चाहे लाडली बहना, इनका असर चुनावों में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि किस्तें जाने लगी हैं? देखिए, सरकार ने लगातार काम किया है। हम पहले लाडली लक्ष्मी लेके आए, अब लाडली बहना लेकर आए। हमने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। हम संबल जैसी योजना लेकर आए जिसको कमलनाथ की सरकार ने बंद कर दिया था। जहां तक बात है कि कांग्रेस आज किस मुंह से जनता के बीच जाएगी, इनको भी समय मिला था। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं दिया। बात कर रहे हैं कि 2 लाख तक का कर्जा, एक किसान का 2 लाख का कर्जा माफ मध्य प्रदेश में हुआ तो बता दो, जबकि हमने जो किसान कर्ज माफी के कारण डिफाल्टर हो गए थे
उनका ब्याज भरने का काम शिवराज जी की सरकार ने किया। हमने आदिवासी भाइयों के लिए पैसा एक्ट लेकर आए, जल जंगल जमीन का अधिकार उनको दिया, उनको कानून बनाने का, निर्णय करने का अधिकार दिया। किसान सम्मान निधि 6,000 जो कि केंद्र सरकार देती है, उसमें 6,000 और जोड़े। इन पार्टियों ने 1 रुपया कभी गरीब को नहीं दिया, और जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां का पूछ लीजिए आज क्या स्थिति है। इसलिए हमने अगर कुछ दिया है तो हम जनता को बताने का हमारा अधिकार है। महाकाल लोग जिसकी बात कर रहे हैं उसके टेंडर कांग्रेस की सरकार के समय हुए, लेकिन उसके बाद भी उसमें गारंटी है ठेकेदार उन सब चीजों को दुरुस्त कर देगा। कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिनका हमें भी खेद होता है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए, आदिवासी हो, महिला हो, दलित हो, इन वर्गों के खिलाफ जो भी अपराध हुए हैं उन पर तत्परता पूर्वक कार्रवाई शिवराज जी की सरकार ने की है। कानून का राज मध्य प्रदेश में है। और जहां तक बात है कि आने वाले चुनाव की, तो इसका फैसला करने वाली तो जनता है। हमने जनता के लिए उन्हीं योजनाओं को लेकर शुरू से आए हैं जिसका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इस कारण से हमारी 2008 में सरकार बनी, 2013 में सरकार बनी, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने जो झूठा वचन पत्र लोगों को दिखाया, उस कारण से हमारी कुछ रणनीतिक भूल के कारण हम कुछ सीटों से पीछे रह गए। लेकिन 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसी जनता के विश्वास के दम पर जीतेगी। आज जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिनके कारण योजनाओं के कारण जीवन में परिवर्तन आया, उनसे पूछिए, गांव की चौपाल पर जाकर पूछिए, घर के अंदर पूछिए, उन लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और शिवराज जी ठीक है विश्वास है। इसी विश्वास के दम पर 23 में सरकार बनेगी। ठीक है केडी शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सरकार के लिए अंतिम सत्र, क्योंकि सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है कि वो अपनी अच्छी पॉजिटिव छवि पेश कर पाए। कौन कौन सी योजनाओं को बेहतर तरीके से रखने की कोशिश होगी और किस तरह का कामकाज डिसाइड किया गया है, अगर आपके पास जानकारी हो, कैसा सत्र रहेगा और इसमें कौन से बड़े काम निपटाने जा रहे हैं अनुपूरक बजट के अलावा? देखिए, विधानसभा के सत्र का जो अपना लंबे समय का अनुभव है वो यही बताता है कि चुनाव का पूर्व का ये अंतिम सत्र है, इसलिए सरकार अपना अधिकतम प्रचार के मंच के रूप में इसका इस्तेमाल करेगी। और सरकार की वाकई निर्विवाद रूप से महिलाओं के लिए, जैसे आज ही शिवराज जी ने कहा कि 7 योजनाएं संचालित हैं उनके कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, उनको स्कूल में शिक्षा की हो या उससे ऊपर की, और भी तरह की हैं। तो योजनाएं सरकार की वाकई कई बहुत अच्छी आई हैं। और जहाँ तक सरकार के कार्यशैली का बात है, काम लगातार हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि चुनाव और में सबसे बड़ा जो इस समय विषय रहेगा वो आदिवासी मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि ये सत्र पे जिस तरह से हावी होगा ना, विषय सारे एक तरफ रखे रह जाएंगे। पिछले कई सत्रों से हम आप देखते आ रहे हैं कि सत्र में कोई चर्चा नहीं हो पाती है, प्रवेश जहां होता है वहां से हंगामा शुरू होता है। मतलब अब तो राज्यपाल के अभिभाषण जब हुआ करते हैं ना, तब भी सदन जो है शांत नहीं रह पाता है। तो आक्रामकता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ संवाद शैली भी बदल गई है पहले के मुकाबले, इसलिए सदन में कुछ काम हो पाएगा वो तो उसी तरह से होगा जैसे वो समय निकल जाता है तो अध्यक्ष जी विषय रखते जाते हैं और काम निपटता जाता है। तो अगर अपन ये सोचें कि कोई बौद्धिक चर्चा या बहस के साथ कोई अच्छी सार्थक बहस हो पाएगी, उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते हैं अपन, क्योंकि सदन की कार्यशैली पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा बदल गई है और सदन के सत्र भी पिछले कुछ समय से इसी वजह से छोटे होने लगे हैं, क्योंकि चर्चाएं हो नहीं पाती हैं, काम किसी तरह सरकारी निपटाना और अपनी योजनाओं का प्रचार। और विपक्ष के पास भी क्योंकि यही अवसर होता है, इसलिए विपक्ष भी इसमें हंगामा या जिस तरह से भी अपना पक्ष रखना चाहता है उस तरह से वो अधिकतम प्रयास करेगा। और इन दोनों की टकराहट में ही बैठकें स्थगित होती हैं रोज के रोज, और काम ज़्यादा कुछ सार्थक यानी मंच बन नहीं पाता है सदन, इसी वजह से। ठीक है शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। मुझे ये बताइए कि हमने देखा कि चुनाव से पहले अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ जो विरोध करने के तरीके हैं, चाहे वो बीजेपी को हो या कांग्रेस को हो, एक दूसरे पर वार करने के तरीके हैं, वो थोड़े बिलो द बेल्ट चले गए हैं। वो पोस्टर्स के तौर पर, वो मीम्स के तौर पर, वो बयानों के तौर पर थोड़ा सा मर्यादाओं को लांघते नजर आ रहे हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में जिसका पूर्व हमने कभी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला है। क्या विधानसभा में इस चीज की ताकीद दी गई है कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कि इस तरह से कोई चीजें नहीं करनी है, या वो जो पोस्टर आपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर डाले हैं, इधर उधर चेक कराएं, चाहे वो स्कैनिंग कार्ड हो या तमाम चीजें, उनके पोस्टर बैनर लेकर के विधानसभा में हंगामा किया जाएगा, पर्चे फेंके जाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा संयमित पार्टी रही है और विचारधारा की लड़ाइयां, लेकिन
आज जो हम देख रहे हैं कि बिलो द बेल्ट बढ़ता जा रहा है पूरे प्रदेश में, नहीं पूरे देश में। और कहीं ना कहीं हम जब बड़े खुल के बात करें तो ये कहीं भी स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी इस पक्ष में नहीं रही है, हमेशा शुद्ध और बौद्धिक चर्चा के लिए हमेशा जानी जाती है, हमेशा प्रयास रहे। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमारे पत्रकार साथियां बैठे हैं, उस समय का हम जब विधानसभा का सत्र काल देखेंगे तो लंबे लंबे सत्र चलते थे ताकि चर्चाएं हो, आम जनता की बात हो, निराकरण हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 19 सालों की जब इनकी सरकार रही है, 20 सालों में लगभग 18.5 साल की, कभी भी सत्र बड़े नहीं चलाए। जब हम विधायक थे हम भी देखते थे सत्र छोट हो जाए, हमारी बात ही नहीं रख पाते थे। अभी भी जो पूरा बजट है पहले 14 दिन का आता था, अब 1 हफ्ते का कर दिया, उसमें भी 1 दिन माइनस हो गया। तो कहीं ना कहीं हमेशा चर्चाओं से बचते हैं, और चर्चाओं से बचने के अलावा कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं ताकि जो बात आनी है वो बात कहीं ना कहीं नहीं आए और लोगों तक वो बात नहीं पहुंचाए। और कांग्रेस पार्टी आज आम जन के बीच में पहुंचकर वो बात कर रही है। आशीष शर्मा जी ने कहा कि 2 लाख तक का, आप देखिए कई जगह 2 लाख तक के कर्जे माफते हैं। आप कह रहे हैं कि ये सारे काम नहीं, आपने क्यों नहीं किए? अगर कांग्रेस पार्टी ने 50,000 तक का भी कर्जा माफ किया था तो शिवराज जी अगर किसानों के मसीहा थे तो वो भी 2 लाख तक के कर्जे माफ कर। आज अगर कहीं ना कहीं किसानों की जो हालत हुई है, आप क्या स्थिति बन गई है? पहले तो कह रहे थे खेत की मिट्टी भी खरीद लेंगे, आज खेतों की जो स्थिति बनती है बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं। अभी बीमा आया 500, 700 रुपए का बीमा आया, आपके यहाँ पे भी आया होगा, मेरे सियोर जिले में भी आया। मैं तो मुख्यमंत्री के गृह जिले से आता हूँ, किसी भी किसान को 1000 रुपए का भी बीमा नहीं आया। वो या बीज भी का है, उसकी भी कहीं ना कहीं नहीं निकल पाती। बात करने की अलग होती है और उसको कहीं ना कहीं निभाने की बात अलग होती है। आज पब्लिसिटी स्टंट में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, लेकिन धरातल पे नहीं है। जनता समय आने पर इन सबका जवाब लेगी। अब तैयार रहिए, 2023 का चुनाव आया है और कहीं ना कहीं जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो युवाओं के साथ अत्याचार हुआ है, हमारे निर्धन वर्ग, चाहे आदिवासी हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, जो पीछे रह गए, लगातार उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और कहीं ना कहीं जो प्रदेश आगे बढ़ना था वो नहीं बढ़ पाया है। इस सबका समय आने पर होगा। हम तो ये चाहते हैं कि 4 दिन शुद्ध बहस करें, भारतीय जनता पार्टी आराम से उन बातों को सुने और मुख्यमंत्री जी उनका जवाब। ठीक है, मैं आता हूं वापस। आशीष जी, मुझे एक चीज ये जाननी है कि क्या आपको लगता है कि जो विधानसभा का ये जो सत्र है ये सेट करेगा फील्ड को आपके चुनाव के लिए? क्योंकि इस सत्र में आप अपना सिर्फ काम करा करके निकल जाएंगे, या जैसे कांग्रेस कह रही है एक तरीका ये भी होता है कि जो सड़क पर सवाल किए जाते हैं उनका जवाब सदन में दे दिया जाए, तथ्यों के साथ दे दिया जाए, ताकि अगर कोई दोबारा आरोप लगाए तो उसमें उसे काउंटर किया जा सके कि पूरी रिपोर्ट पटल पर रखी गई है, उसमें ये चीजें, इतना पैसा गया है, इतने करप्शन हुए, इतने पे लोगों पर हमने कार्रवाई कर दी है। तो क्या उसकी तैयारी बीजेपी ने पूरी कर ली है? होमवर्क पूरा है? सदन का जवाब सदन के अंदर मंत्रियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बार दिया, किसी भी जवाब से भागे नहीं। सदन के बाहर भी हमारी पार्टी जवाब देने के लिए तैयार है। जहां जिस मंच पर कांग्रेस के नेता विकास को लेकर चर्चा करना चाहें उसके लिए हम खुले मन से तैयार हैं। हमारी सरकार ने किसान से लेकर मजदूर तक, युवा से लेकर महिला तक हर व्यक्ति की चिंता की है और विकास की असंख्य योजनाएं इस मध्य प्रदेश की धरती से निकली है, जिसके कारण मध्य प्रदेश की जनता का कल्याण हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि विकास के मामले में तो कांग्रेस हमसे चर्चा करके देख ले, लेकिन चर्चा होगी कांग्रेस के कार्यकाल से, 2003 के दिग्विजय सिंह के कार्यकाल से और 15 माह के कमलनाथ जी के कार्यकाल से। और अगर उस तुलना में सदन के अंदर और सदन के बाहर जनता मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के कारण निश्चित ही आम आदमी का जीवन बेहतर हुआ है, गरीब के जीवन में खुशियां आई है, वो भारतीय जनता पार्टी को वापस से आशीर्वाद देगी। और इसलिए हम किसी चर्चा से न डरेंगे न झुकेंगे। सदन का समय पहले भी लंच ब्रेक करके भी हमने चर्चाओं को किया है, देर रात तक सदन चलता रहा है, हमने लगातार चर्चा को कराया है और चर्चा में भाग भी लिया है। इसलिए लोकतंत्र का मंदिर है हमारी विधानसभा, वहां पर सार्थक चर्चा हो, जिम्मेदारी पक्ष के साथ विपक्ष की भी। ठीक है, मैं आता हूं वापस शर्मा जी आपके पास। शर्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो कांग्रेस का मोरल है वो अप है, या आपको लगता है कि सियासत से पहले चुनाव में सियासत में चुनाव से पहले ये दिखाना जरूरी होता है? बीजेपी की तैयारी भी पूरी है, कौन आगे लग रहा है इस वक्त आपको तैयारियों में? देखिए, कांग्रेस का मनोबल वाकई बहुत ऊंचा है इस समय। वजह शुरुआत होती है उसकी सर्वे से। कुछ सर्वे ऐसे आए हैं जिसमें उन्हें 135 से 140 तक सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें यह भी हैं कि पिछली बार जिस तरह से उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था,
तो उसकी सहानुभूति का लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा, ये उनका एक दृढ़ विश्वास है। तीसरी चीज़ ये है कि जो अभी जो इशू आए हैं कुछ इस तरह के जो कि सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हैं, वो सारे विषय आदिवासी भितरवार से लेके सीधी तक और भी इंदौर और तरह की जो घटनाएं हुई हैं, वो सब जो है सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी है। और इन विषयों को उठाकर कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। सबसे ज़्यादा उम्मीद उसको जो सत्ता विरोधी लहर एक होती है उसको लेकर भी है। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान या उनका जो ग्रुप है, समूह है या भाजपा जो है, ये बड़ी मेहनत करने वाली पार्टी है ये, और इसी वजह से वो लगातार सत्ता में है। हर बार वो एक इस तरह का उनके पास कुछ विषय रहते हैं जो कि उन्हें सत्ता में लाने के लिए या अपना माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए काम में आते हैं। इस बार भी लाडली बहना योजना जो है उनके लिए परिवर्तनकारी साबित होगी, ये उनका भाजपा का दृढ़ विश्वास है। इसके अलावा उसका कार्यकर्ता आप देखेंगे कि अभी से संगठन की सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए मुकाबले इस बार बहुत रोचक होगा। अभी से कुछ भी अपन पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सड़क की जो तैयारी होगी जंग की, उसकी रूपरेखा सदन में तय हो जाएगी और सदन में सरकार चाहेगी कि हर काउंटर को जवाब को अच्छे से, सवाल को अच्छे से काउंटर कर सके, हर आरोपों पर पूरा होमवर्क करके आएगी। लेकिन कांग्रेस का मनोबल हाई है, पर बीजेपी के पास लंबा अनुभव है और इस वक्त बीजेपी के पास केंद्र से लेकर के राज्य तक का बहुत बड़ा संगठन है। देखते हैं कि क्या होगा कल जब विधानसभा में सत्र शुरू होगा। उसके बाद फिलहाल इजाजत देंगे। शैलेंद्र पटेल जी, आशीष शर्मा जी, केडी शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ आने के लिए, और साथ ही साथ दर्शकों को शुक्रिया। नमस्कार।